हेलो, नमस्ते सभी को। तो 75 क्वेश्चन तक हम लोग देख देख चुके थे, जिसमें मैं बता रहा था खुशवंत सिंह के बारे में। तो आप खुशवंत सिंह के बारे में देख लीजिए। इनको पद्म विभूषण 2007 में मिला था। तो ये पार्ट 3 है। इसमें 76 हम देखेंगे। तो इसमें जो है बोला गया 30 स्टूडेंट्स का जो वेट है वो 360 kg है टोटल वेट। पूछा गया है कि एक टीचर इसमें ऐड हो जाते हैं, क्लास टीचर। तो जो एवरेज वेट है वो ग्रुप का जो है 14 kg हो जाता है। तो पूछा था क्लास टीचर का वेट कितना हो। तो एवरेज का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, खुद से ट्राई कीजिए इसको। ये आसान सा क्वेश्चन है। 77 नंबर है। ABCDEF 6 लोग हैं, जिसमें कहा गया है कि F जो है सबसे हल्का नहीं है, और C जो है वो E और F से भारी है। B जो है वो भारी है 4 आदमियों से। E जो है वो D और F से भारी है। A जो है B से भारी है। तो बताना है कि C से कितने लोग भारी हैं। तो ये आपको खुद से करना चाहिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को हिंदी में भी कर देता हूँ, आप ऑप्शन भी देख पाएंगे इसमें। इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। पश्तो भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में बोली जाती है। तो इसका आंसर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो पश्तो जो है एक ईरानी भाषा है, जो मुख्य रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बोली जाती है। यह दारी के साथ अफगानिस्तान की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। मतलब अफगानिस्तान में एक और भाषा दारी, तो एक है पश्तो। तो दारी और पश्तो 2 आधिकारिक भाषाएं हैं अफगानिस्तान की। पश्तो दुनिया भर के अन्य देशों में पश्तून प्रवासियों द्वारा भी बोली जाती है। भाषा में एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा है, जिसमें कविता और गद्य सदियों पुराने हैं। पश्तो की अपनी अनूठी लिपि, जिसे पश्तो वर्णमाला के नाम से जाना जाता है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। जिसे उर्दू लिखते हैं दाएं से बाएं, उसी तरह से पश्तो को भी दाएं से बाएं लिखते हैं। पश्तो की कई बोलियां, जिसमें से मुख्य दक्षिणी पश्तो और उत्तरी पश्तो। पश्तो फारसी, अरबी और अंग्रेजी सहित कई अन्य भाषाओं से प्रभावित भी है। यह पश्तून लोगों की संस्कृति, इतिहास और समाज को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण भाषा है। चलिए अब थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए आजकल तो राजधानी उधानी पूछता नहीं है, तो मेनली आजकल भाषाएं ही पूछता है कि किस देश की कौन सी भाषाएं हैं महत्वपूर्ण आधिकारिक भाषा। तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। यह एक द्वीप देश है। यह समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर प्रमुख उद्योग हैं चाय, पर्यटन, चाय उत्पादन और कपड़ा शामिल है। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं सिंघली और तमिल। तो ये आपको याद रखना, सिंघली और तमिल, जो आजकल भाषाएं ही पूछते हैं ज़्यादा। मालदीव जो है वो एक हिंद महासागर में एक द्वीप है, 26 एटोल से बना है। यहाँ पर लग्जरी रिजॉर्ट्स और प्राचीन समुद्र तट हैं यहाँ पर। इसकी राजधानी है माले, और इसकी आधिकारिक भाषा धिवेही है। तो धिवेही इसकी भाषा है, इसको याद रखना है आपको। नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है। इसकी राजधानी काठमांडू है। यह विश्व के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर है, मतलब अवस्थित है। अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत और विविध प्रदर्शियों के लिए जाना जाता है। भूटान एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध का मतलब होता है जो कहीं से भी समुद्र से ना घिरा हो, मतलब चारों सब साइड से वो मतलब ज़मीन से ही घिरा हुआ हो। तो ये समुद्र से नहीं लगता भूटान। तो इसमें सबसे ज़्यादा इसमें खुशहाली जो है इस राष्ट्र की बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए लिखा गया है कि अपने आश्चर्यजनक प्राकृतिक दृश्यों और सकल राष्ट्र की खुशहाली के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी थिम्पू है। इसके प्रमुख उद्योग में कृषि, वानिकी और पर्यटन शामिल है। इसकी आधिकारिक भाषा जोगंखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? जोगंखा, आपको याद रखना है। चीन, ये पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश है। अपनी प्राचीन सभ्यता, विविध संस्कृति और तीव्र आर्थिक विकास के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा तेज विकास जो भी इसी चीन का चल रहा है। इसकी राजधानी बीजिंग है। इसके प्रमुख उद्योगों में विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और कृषि शामिल है। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? मंडारिन है, चीनी। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जानते थे। अपने समृद्ध संस्कृति, विरासत और विविध जातियों के समूह के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी है नेपिडा। और इसके प्रमुख उद्योग कृषि, प्राकृतिक संसाधन और पर्यटन शामिल है। इसकी आधिकारिक भाषा है बर्मी। तो आपको ध्यान रखना है, बर्मी इसकी आधिकारिक भाषा है। भूटान की आधिकारिक भाषा जोगंखा, आपको बिल्कुल याद रखना है। अच्छा, भूटान का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है बता दीजिए। मैं तो बता देता हूँ, न्यूगल्ट्रम है। आप इसको याद रखिएगा, न्यूगल्ट्रम इसकी मुद्रा है भूटान की। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। एक भोजन का भंडार 315 पुरुषों के लिए 48 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि 45 पुरुष और शामिल हो जाएं तो भोजन का कितने दिनों तक भंडार रहेगा। ये देखिए क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन, एक बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन है। तो आप इसको खुद से कीजिए। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो ये देख के बता सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा
फिल इन द ब्लैंक्स है कि मियाँ कादर बख्श द्वारा प्रसिद्ध संगीतकार थे, किस घराने से संबंधित है? घराना पूछा है, तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा का। पहन के आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये है अल्लाह रखा जी। तो ये जो थे पंजाब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अल्लाह रखा एक तबले के प्रसिद्ध वादक बने। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशेषज्ञता हासिल की और पंजाब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें अक्सर पंडित रविशंकर के साथ देखा जाता है। उन्होंने तबले को पश्चिम से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1970 में इनको पद्मश्री और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तबला एक ताल वाद्य यंत्र है, इसमें 2 ड्रम होते हैं, छोटे को डायन कहा जाता है और बड़े को बायन कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, छोटे ड्रम को डायन, देखिए यहाँ पर 2 ड्रम आपको दिख रहा होगा अल्लाह रखा जी के साथ में। तो छोटे वाले को डायन कहते हैं और बड़े वाले को बायन कहते हैं। तो यह ध्यान रखना है, छोटा को डायन और बड़ा को बायन। से डायन तो किसी और चीज़ को कहते हैं, पर फिर भी ठीक है, याद रखिए। अब बीना का देखिए प्रसिद्ध संगीतकार कौन कौन है? तो असद अली खान जी हैं, बीना गायत्री हैं, गोपाल शंकर मिश्रा हैं, हिमानी शंकर शास्त्री हैं, बीना सेसन्ना हैं। तो ये सब बीना के हैं। घटम, घटम के थेटाकुडी हरिहर विनायकराम, घाटम गिरधर उडुपा, उमल्यापुरम के नारायण स्वामी, ये सब घटम के हैं। तबला के अल्लाह रखा है, जाकिर हुसैन हैं, अनिंदु चटर्जी हैं, किशन महाराज हैं, शंकर घोष, विक्रम घोष। तो ये सब तबला वादक हैं। विक्रम घोष, शंकर घोष जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जाकिर हुसैन तो जानते ही हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। संतूर, संतूर के पंडित शिव कुमार शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तरुण भट्टाचार्य, अभय सोपोरी और सतीश व्यास, ये सब तो संतूर वादक हैं। आगे चलते हैं 82 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन से पौधे और जानवरों की प्रजातियां जो विशेष रूप से किसी एक क्षेत्र में पाई जाती है? तो किसी एक क्षेत्र में पाई जाएगी तो उसको स्थानिक बोलेंगे, तो स्थानिक प्रजातियां इसको कहते हैं। देखिए स्थानिक प्रजातियां वैसे प्रजातियां होती हैं जो कि किसी विशेष मतलब जगह पर पाई जाती है। ये देख लीजिए, इसके बारे में लिखा हुआ है। स्थानीय प्रजातियां जो समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम और अलग थलग पहाड़ों पर तक सीमित है। जलवायु वार्मिंग की बढ़ती चिंता के कारण विलुप्त होने का खतरा है, क्योंकि स्थानीय प्रजातियां जो एक ही स्थान पर मिलती है, सब जगह नहीं मिलती है। तो अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है कि वहाँ का जो इकोलॉजी वो चेंज होता है, इसके कारण ये भी अब विलुप्त के कगार पर होने का खतरा हो जाता है। विकासवादी प्रजातियाँ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों, पादप वंशावली और एक पक्षीय जीवों का एक संयोजन है। लुप्तप्राय, लुप्तप्राय ऐसे है जो निकट भविष्य में दुनिया भर में या किसी भी देश में विलुप्त होने की संभावना है, इसको लुप्तप्राय प्रजातियाँ कहते हैं। ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का उच्च जोखिम है। यह उपनाम प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा दिया गया है, मतलब लुप्तप्राय जो है इसका नाम दिया IUCN ने, IUCN नामकरण करती है। इन उपनाम का उपयोग उन प्रजातियों की पहचान करने के लिए किया जाता है जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। विलुप्त प्रजाति दुनिया में कहीं भी उस प्रजाति के जीवित व्यक्तियों की अनुपलब्धता है, मतलब जहाँ पर नहीं उसको विलुप्त कहेंगे। भारत में विलुप्त प्रजातियों में भारतीय अरोच हैं, सीवाथेरियम जो कि सीप का जानवर इसको कहा जाता है सीवाथेरियम, सुमात्रा गेंडा, हिम तेंदुआ, ये सब अब विलुप्त के कगार पर हैं। विलुप्त मतलब हो चुके हैं, विलुप्त के कगार पर नहीं, विलुप्त हो चुके हैं, मतलब ख़त्म हो चुके हैं अब ये सब। तो ये सब है भारतीयों में। आगे चलते हैं। एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, इसमें मूलधन कितना होगा बताना है। ये है 84 नंबर क्वेश्चन, एक रीजनिंग का क्वेश्चन। 15, 16 और 155 है, 12, 13, 125 है। तो बताना है कि इसके जैसा कौन सा हो सकता है। तो सॉल्यूशन देख लीजिए कैसा था। तो पहले दोनों सब संख्याओं को जोड़ना था और फिर 5 से गुना करना था, तो आया था 155। यानी कि पहले 2 संख्या को जोड़िए और 5 से गुना कीजिए तो तीसरा संख्या मिल जाएगा। उसी तरह से जो पहला ऑप्शन है उसमें पहले 2 संख्या को जोड़िए और 5 से गुना कीजिए तो तीसरा संख्या मिल जाएगा। प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देश की संख्या कितनी थी? देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसको पता नहीं क्यों स्किप कर दिया या ध्यान शायद नहीं दिया होगा। तो प्रथम पहले तो नेशनल गेम जो है सबसे पहला भारत में ही हुआ था 1951 में, और इसमें टोटल 11 देशों ने भाग लिया था। आप देख सकते हैं नीचे की पॉइंट्स में लिखा हुआ है। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे। इन खेलों को आधिकारिक तौर पर पहले एशियाई खेलों के रूप में जाना जाता था और एशियाई खेल महासंघ द्वारा आयोजित किया गया था। उद्घाटन खेलों में भारत, जापान, चीन, फिलीपींस और इंडोनेशिया सहित 11 देशों ने भाग लिया था। पहले एशियाई खेलों में खेले जाने वाले खेलों में एथलेटिक्स, जलीय विज्ञान, बास्केटबॉल, फुटबॉल और भारोत्तोलन सहित अन्य शामिल थे। खेलों का उद्घाटन समारोह 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। भारत पहले एशियाई खेल में 15 स्वर्ण पदक सहित कुल 51 पदक जीतकर समग्र चैंपियन के रूप में उभरा था। मतलब पहले ही एशियाई खेल में फर्स्ट नंबर पर था भारत, जिसमें 15 स्वर्ण पदक और 51 टोटल पदक जीते थे। पहले एशियाई खेलों की सफलता ने एशियाई खेलों को महाद्वीप पर एक प्रमुख बहु खेल आयोजन के रूप में स्थापित किया।
खेलों ने विभिन्न एशियाई देशों के एथलीटों को प्रतिस्पर्धा करने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया था। पहले एशियाई खेलों की सफलता ने खेलों के भविष्य के संस्करणों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया, जो तब से प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होने वाला एक नियमित आयोजन बन गया है। तो हर एशियन गेम्स जो है वो 4 साल में किए जाते हैं। प्रथम बार 4 मार्च 1951 को किया गया था, 4/3/1951 को प्रत्येक 4 साल में होता है। पहली बार में भारत ने 15 स्वर्ण और टोटल 51 पदक जीता था। टोटल 11 देश ने भाग लिया था, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। वृद्धि हार्मोन मतलब जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से स्रावित होते हैं, तो वो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से। इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है। वृद्धि हार्मोन आंतरिक पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि से रक्त प्रवाह प्रभावित या स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि अन्य हार्मोन भी बनाती है जिनके आकार वृद्धि हार्मोन से भिन्न होते हैं। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। इसमें शरीर की सामान्य संरचना और उपापचय को बनाए रखने सहित कई कार्य हैं। यह एक छोटे मटर के आकार की ग्रंथि जो शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को विनियमित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। इसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, तो बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। अब पीनियल ग्रंथि क्या है, तो पीनियल ग्रंथि मानव मस्तिष्क के मध्य में स्थित है और यह शरीर के मेलाटोनिन उत्पादन का प्रमुख स्थल है, जो आमतौर पर अंधेरे में स्रावित होता है। इस प्रकार इसे कभी कभी हार्मोन का ड्रैकुला कहा जाता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, मतलब नींद लाने और जागने में मेलाटोनिन जो है वो काम करता है। ये पीनियल ग्रंथि द्वारा मानव के मस्तिष्क के मध्य भाग में होता है। शरीर की आंतरिक घड़ी को समायोजित करने के लिए कभी कभी बाहरी स्रोतों को में इसका सेवन किया जाता है। साथ ही इसके बाहरी पूरक आमतौर पर निद्रा और विभिन्न स्थितियों में नींद सुधार के लिए उपयोग किए जाते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है वो शरीर के नियंत्रित जो करते हैं शरीर को, जैसे कि चलना कैसे है, गिर चलते चलते कोई गिर जाता है तो उसका हाइपोथैलेमस ठीक नहीं होता, तो उसका हाइपोथैलेमस का काम है मतलब वो नियंत्रित करता है शरीर को। ये हाइपोथैलेमस शरीर में कई हार्मोन बनाने या नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। अधिविक्र ग्रंथियाँ एड्रिनल हार्मोन मेडुला के केंद्र में अधिविक्र ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। एड्रिनल का मुख्य कार्य प्लीहा के संकुचन का उत्पादन करना और ताकि रक्त को संचित किया जा सके और दिल की धड़कन और पसीने को बढ़ाया जा सके, रक्त के थक्के की अवधि को कम किया जा सके और पुतली का फैलाव किया जा सके। तो आगे चलते हैं इसके देख करके। ये देखिए एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन है यहाँ पर, उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। समय और दर बराबर होने पर 1000 रुपये का साधारण ब्याज 160 रुपये होता है, यानी कि इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट से 60 रुपये दिया हुआ है। तो पूछा गया है और समय और दर बराबर यानी कि टाइम और रेट बराबर, तो एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, आपको पता होगा। एस आई का वैल्यू दे दिया 160, पी का वैल्यू 1000 दिया हुआ, आर और टी बराबर है और 100 नीचे हो जाएगा, तो आप देख लीजिए। डॉक्टर जो अस्पताल संबंधित है, तो इंजीनियर किस चीज़ संबंधित होगा, साइट संबंधित होगा। इंजीनियर का जो है साइट पर काम होता है। अब ये मत बोलिए कि इंजीनियर तो कुछ भी कर लेते हैं, पर इंजीनियर का एक्चुअली काम साइट पे होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 जनवरी 2024 में राज्य भाषा के लिए किसे नामित किया है। ये देखिए, ये मुझे नहीं पता, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। इसका नाम आंसर सतनाम सिंह संधू को किया गया था। तो राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। मैंने शायद राजभाषा पढ़ दिया, अच्छा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था सतनाम सिंह संधू को। ये हैं सतनाम सिंह संधू जी, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। तो गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतनाम सिंह संधू को राज्यभाषा के लिए नामित किया, राज्यसभा के लिए नामित किया। मैं बार बार राजभाषा पढ़ दे रहा हूँ। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति सतनाम सिंह संधू भारत के अग्रणी शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संधू को के नामांकन पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा शिक्षा और सामुदायिक सेवाओं के योगदान पर प्रकाश डाला। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने भी संधू के नामांकन का स्वागत किया तथा शिक्षा, नवाचार और सामुदायिक सेवा के प्रति उनके जुनून पर जोर दिया। तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो है संस्थापक थे, कुलपति अभी। तो इनके बारे में ये चीज़ था, इनका फ़ोटो देख लीजिए, याद रहेगा। इनका नाम है सतनाम सिंह संधू। राष्ट्रपति जी ने इनको राज्यसभा में मनोनीत किया है। इसका माध्यक कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं माध्यक। तो इंग्लिश कर लेता हूँ। मीडियन, तो मीडियन तो आपको पता है किसको कहते हैं, जो बीच में आता है उसको मीडियन कहते हैं। जैसे कि इसमें 2, 2, 4, 2, 6 एक 7 संख्या है, तो 7 संख्या का मतलब हो गया जो चौथा नंबर पर आएगा वो मीडियन कहलाएगा। तो 68 नंबर। पहले इसको अरेंज करना होता है, ये नहीं कि जैसे नहीं करना, पहले इसको अरेंज करना है, एक ऑर्डर में अरेंज करना है, तो असेंडिंग में कर लीजिए, डिसेंडिंग में कर लीजिए, और जो बीच में होगा वो होगा मीडियन। तो सबसे पहले देखिए अरेंज करने के बाद 40, 50, उसका 60, फिर 68, फिर 94, 98, 99 आएगा। तो चौथा स्थान पर जो है 68 आता, तो इसका आंसर 68 ही होगा।
इसमें करना है किस दो साइन को इंटरचेंज करें कि इक्वेशन जो है सही हो जाए। तो आप ट्राई कीजिए खुद से ही करने का, ये एक आसान क्वेश्चन है। 92 नंबर है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ कंप्रीहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर NBFC MFI ऑन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कंप्रीहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क NBFC MFI कब लॉन्च किया था? इसका मुझे आंसर नहीं पता था और इसका आंसर भी 2 दिसंबर 2011, जो कि काफ़ी पुराना है। तो पता नहीं क्यों पूछा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर खुद पढ़ लीजिएगा। मैं इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, मैं इसका हिंदी भी कर देता हूँ। काफ़ी लंबा चौड़ा इसके की पॉइंट दिए हुए हैं, मैं इसको हिंदी में कर देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा पुराना करंट अफेयर 2 दिसंबर 2011, तो पता नहीं, ठीक है। MS वर्ड में टूल फॉर्मेटिंग बार में उपलब्ध सबसे छोटा फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है? ये मुझे एक्चुअली मैं कंफ्यूज था, मुझे लगा 6 होता है या 8 होता है, इसमें कन्फ्यूजन था मुझे। MS वर्ड में आप जब लिखते हैं कोई चीज़, तो आप फ़ॉन्ट को छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं, मतलब जो साइज़ होता है उसको छोटा बड़ा करते हैं लेटर के साइज़ को। तो सबसे छोटा कितना होता है? सबसे छोटा फ़ॉन्ट जो होता है वो 8 साइज़ का होता है, तो इसको ध्यान रखना। सबसे बड़ा होता है 72 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 8 सबसे छोटा और 72 सबसे बड़ा। 94 नंबर है, सबसे अलग कौन है? थे रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद से सॉल्व कीजिए। 95 नंबर, डैश एक भारतीय शिक्षक, राजनीतिक कार्यकर्ती और प्रकाशक थीं जिन्हें 1942 में भारतीय छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है। तो इसका आंसर है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय बॉम्बे में ग्वालियर टैंक पे 1942 में भारत का झंडा फहराया था। इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को हुआ था। इनका पहला नाम अरुणा गांगुली था। वह एक भारतीय शिक्षिका, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रकाशक थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उन्होंने व्यापक रूप से याद किया था। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में प्रसिद्ध रूप से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भारतीय स्वतंत्रता ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता की ग्रैंड ओल्ड लेडी, ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहते हैं, आप इसको कमेंट कीजिए। आसफ अली शादी की, इसलिए इनका नाम अरुणा आसफ अली हो गया, अरुणा गांगुली से। इनके माता पिता उपेंद्र नाथ गांगुली और अम्बालिका देवी थे। इनकी शिक्षा सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में हुई है। 29 जुलाई 1996 को नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। आप भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ये अरुणा आसफ अली जी की फ़ोटो है, इसको आप देख लीजिए एक बार। इसमें इम्पोर्टेंट है कि अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के मद्देनज़र में भारत छोड़ो आंदोलन बेल हुआ था 8 अगस्त 1942 से। ये है मैथ का क्वेश्चन। एक कॉलेज में सचिवी उम्मीदवार को 69% मत प्राप्त हुए, अपने प्रतिद्वंदी से 342% ज़्यादा मत लाया। तो बताना है कि कॉलेज में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी। तो देखिए 69% मिला है जीतने वाले को और अपने प्रतिद्वंदी 342 सीट ज़्यादा लाया, मतलब 38% का जो वैल्यू है वो 342 है। तो पूछा गया है 100% का वैल्यू, तो वो 900 हो जाएगा। आप देख लीजिएगा इसको। अब ये है प्रश्न कथन दिए हुए हैं, प्रश्न का बताना है कि क्या है। तो ये शायद मुझे सिल्ली मिस्टेक हो गया करने में, पता नहीं कैसे। मैंने लगा दिया था कि दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, पर इसका आंसर है, सॉरी, मैंने लगाया था कि कथन 1 और 2 में दिया गया डेटा एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसका आंसर है कि दोनों में दिया गया एक साथ प्रश्न देने के उत्तर के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसका आंसर आप इसको खुद करके देखिएगा। 98 नंबर है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना से एक अस्थायी योजना बन गई? मतलब जो आजकल जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, जिसमें हम लोग कुछ सरकार जो कुछ देती है, तो वो किस 5 ईयर प्लान से वो लागू हो गया हमेशा के लिए? तो वो सातवां जो 5 ईयर प्लान था उस पर ये लागू हो गया। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अस्थायी योजना बन गई, जिसमें PDS उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। यह योजना जून 1947 में 1947 में शुरू की गई थी। यह भारत के गरीबों को सब्सिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य पदार्थ वितरित करती है। PDS संचालन केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया था। जैसे देखते होंगे कि आप किसी स्टेट में रहते होंगे तो वहाँ पर भी होता हुआ कि कुछ अनाज राशन मिलता है। जैसे किसी स्टेट में 5 केजी चावल, 5 केजी गेहूँ, ऐसा भी है। तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों द्वारा नियंत्रित होता है।
ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था, जो कि 74 से 78 तक चला था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 78 में जब मोदी दिशाएँ आई तो इनको ख़त्म कर दिया गया। 6वीं पंचवर्षीय योजना फिर आती है, ये 12 जुलाई 1982 शिवरामन समिति की अनुशंसा पर किया गया था। अगला क्वेश्चन एक मैथ्स का क्वेश्चन है, एक डेयरी मिल मालिक प्रतिदिन 3 किस्मों के दूध को बेचता है। देख लीजिए, एक आसान सा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कीजिएगा। अब अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, 100वां नंबर, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो ठीक है, इस तरह से ये जो है RRB NTPC का फुल टेस्ट 1 जो मैंने 19 मार्च 2025 को अटेम्प्ट किया था, आप देख पा रहे होंगे। जिसमें मेरा 68.37 मार्क्स आया है, जो कि एवरेज से भी कम मैं इसको आंकूँगा। अच्छा मार्क्स नहीं था ये, तो इसका मैंने एनालिसिस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।